दोस्तों दशकों से यूएसए दुनिया में अपना डोमिनेंस बनाए हुए है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में भी यूएसए और उनकी स्पेस एजेंसी नासा का ही डोमिनेंस है। साल 1969 में इंसानों को पहली बार चांद पर नासा ने ही भेजा था और स्पेस रेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था, और तब से लेकर अब तक कोई भी दूसरा देश ऐसा नहीं कर सका है। पर मेरे दोस्त, नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। लगता है कि दुनिया में नासा का कॉम्पिटिटर आ चुका है। आगे कॉम्पिटिटर तुम्हारी गलती की। जी हाँ, दुनिया में स्पेस रेस एक बार फिर से छिड़ने वाली है। एटलीस्ट नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के बयान को सुनकर तो यही लगता है। बिल नेल्सन का कहना है कि चाइना मून के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अब एक तरफ जहां नासा अपने आर्टेमिस मिशन से एक बार फिर चांद पर इंसानों को भेजने की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहीं चाइना भी पिछले कुछ सालों से लूनार एक्सप्लोरेशन में लगा हुआ है। इनफैक्ट चाइना भी 2030 तक अपने क्रू को मून पर लैंड कराने का प्लान कर रहा है, और उसके बाद चाइना लूनार बेस की प्लानिंग भी कर चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चाइना सच में चांद पर कब्जा कर सकता है? साल 1967 में चाइना और यूएसए सहित 135 देशों ने आउटर स्पेस ट्रीटी पर साइन किया था। नाउ इस ट्रीटी के अनुसार कोई भी देश आउटर स्पेस की कोई भी सेलेस्टियल बॉडी इंक्लूडिंग मून पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। पर आपको क्या लगता है, चाइना इस ट्रीटी को मानने वाला है? आई गेस नहीं। पर एक तरफ जहां बिल नेल्सन खुद अपने मुंह से स्पेस रेस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं चाइना का स्टेटमेंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यांग युगवांग, जो कि बीजिंग के एक सीनियर स्पेस इंडस्ट्री ऑब्जर्वर है, उन्होंने चाइना डेली को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि हम स्पेस फ्लाइट हाई टेक्नोलॉजी को हासिल करने, इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर स्पेस रेस जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यार, चाइना के बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो स्पेस रेस की ओर इशारा कर रही है। अब जैसे कि स्पेस स्टेशन को एस्टैब्लिश करने को ही ले लीजिए। अब चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, जो सीधे तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चुनौती होगी। रिपोर्ट्स की माने तो रशिया से भी उन्हें फुल सपोर्ट मिल रहा है, और आने वाले दिनों में रशिया आईएसएस से अपना हाथ खींचकर चाइना के स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाला है। साल 2021 में चाइना ने मार्स पर भी तियानवान-1 मिशन को भेजा था, जो अभी भी मार्स की सरफेस पर एक्टिव है, और आने वाले सालों में चाइना मार्स का एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं यूएसए और नासा की। 31 दिसंबर 2022 को नासा ने अपने चैनल पर एक वीडियो पब्लिश करके 2023 के अपने सारे मिशंस के बारे में बताया था। अब दोस्तों इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस को मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अब दोस्तों, पोल्यूशन हर बीतते दिन के साथ साथ ह्यूमैनिटी के लिए एक बर्निंग प्रॉब्लम बनती जा रही है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि नॉर्थ अमेरिका के डेवलप्ड देशों में भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम हेडेक क्रिएट कर रही है। अब इसी को देखते हुए नासा शायद इसी महीने टेम्पो यानी कि ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन नाम का एक मिशन लॉन्च कर रहा है। अब इसमें एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर कॉन्स्टेंटली नजर रखेगी। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन, नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस की मात्रा कैसे चेंज हो रही है और इससे ह्यूमंस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, इस सब का डेटा इस सैटेलाइट से हमें मिलने वाला है। अब नासा और उनके एसोसिएट कंपनी लॉकहीड मार्टिन X-59 नाम का एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट इसी साल होने वाली है। अब देखो, वहीं इटली के साथ मिलकर नासा X-57 मैक्सवेल नाम का एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन एयरक्राफ्ट भी बना रहा है। अब जैसा कि आप जानते होंगे, साल 2024 में नासा एक बार फिर से इंसानों को मून पर भेजने वाला है। नासा ऐसा आर्टेमिस 2 मिशन के अंडर कर रहा है, और उसके अंडर टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाने वाले हैं। अब देखो, इसमें एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट भी होगा और एक वुमेन भी होगी। अब वो 4 एस्ट्रोनॉट कौन होंगे, ये नासा साल 2023 में ही डिसाइड कर लेगा। अब देखो, फिलहाल नासा ने इन 18 एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा इस मिशन में कौन सा स्पेस शूट होने वाला है और कंप्लीट मिशन की प्रोफाइल कैसी होगी, मतलब कौन कौन चांद पर लैंड करेंगे और किसको स्पेसशिप में बैठकर ही नजारा देखना होगा और किसको स्पेस वॉक करने का मौका मिलेगा, ये सब नासा इसी साल रिवील करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं स्वॉट यानी कि सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी मिशन की। दोस्तों सबसे पहले तो इस मिशन को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। नासा बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करेगी जो पृथ्वी की चारों ओर लगातार घूमेंगी। अब ये सैटेलाइट्स बेड रॉक से लेकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक हर चीज का 4D व्यू क्रिएट करेंगी और इनमें होने वाले कांस्टेंट चेंजेस के डेटा को कलेक्ट करेंगी। अब इमेजिन करो कि आप अपनी सिटी के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर ग्राउंड वाटर की डिक्रीज होती क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए कोई रिसर्च कर रहे हो, तो आप इन सभी चीजों का डेटा कहां से कलेक्ट करोगे?
इंटरनेट पर डिटेल डेटा नहीं मिल पाता और खुद से अगर डेटा कलेक्ट करने जाओ तो करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नासा का अर्थ इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि साल 2023 में ही बनने वाला है। अब यहाँ से कोई भी पृथ्वी के चेंजिंग क्लाइमेट्स का डेटा हासिल कर सकेगा और अपनी रिसर्च कैरी ऑन कर सकेगा। नाउ आई गेस कि नासा का ये वाला प्रोजेक्ट सच में रिवोल्यूशनरी होने वाला है। अब बात करते हैं उस मिशन की जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। साल 2016 में नासा ने ओसाइरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया था। नाउ ये तो आप सभी जानते हैं कि इसका गोल एस्टेरॉयड बेनू पर जाकर वहां से उसकी सरफेस का सैंपल पृथ्वी पर लाना था। 2018 में ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली बेनू के पास पहुंच गया था और 2020 में इसने बेनू पर लैंडिंग करके वहां के रॉक्स और सॉइल्स के कुछ सैंपल्स को भी कलेक्ट कर लिया था। अब सितंबर 2023 तक ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट के इन सैंपल्स को लेकर पृथ्वी पर वापस आने वाला है। और देखो, नासा का अनुमान है कि इसने 400 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि एस्टेरॉयड बेनू बहुत ही प्राचीन एस्टेरॉयड है, शायद हमारे सोलर सिस्टम के जितना ही पुराना है। यानी कि सीधे शब्दों में हम इसकी स्टडी करके सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन और यहाँ हुए पास्ट इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं। ना दोस्तों, एस्टेरॉयड 16 साइकी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। डेफिनेटली वो करोड़ों रुपए वाला महंगा एस्टेरॉयड। अब 220 किलोमीटर डायमीटर वाला ये एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एस्टेरॉयड पर कई वैल्यूएबल मेटल्स प्रेजेंट है, जो अगर पृथ्वी पर आ जाते हैं तो हर इंसान अरबों की दौलत का मालिक बन सकता है। नाउ 2023 में नासा और जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी मिलकर इसी एस्टेरॉयड के एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन भेजने वाले हैं। अब ये मिशन साल 2029 तक एस्टेरॉयड साइकी पर पहुंचेगा और फिर हमें इस एस्टेरॉयड के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये एक मेटल से बना हुआ एस्टेरॉयड है और नासा पहली बार ऐसा कोई एस्टेरॉयड एक्सप्लोर करने वाला है जो रॉक या फिर आइस का नहीं बल्कि पूरे मेटल से बना हुआ है। अब दोस्तों, ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक नई कहानी लिखने वाला है। पर देखो, एक ऐसा मिशन है जो ऑलरेडी ये कहानी लिख चुका है और हम हर दिन इस कहानी के नए एपिसोड का इंतजार करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। साल 2022 में इस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स की कई अमेजिंग फोटोज दिखाई और होपफुली इस साल भी जेम्स वेब स्पेस एक्सप्लोरेशन में रिवॉल्यूशन लाने वाला है। वैसे दोस्तों, इस साल हमें कुछ और भी अंडररेटेड पर एक्साइटिंग मिशंस देखने को मिलने वाला है, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि जूस मिशन। इसे अप्रैल 2023 में लॉन्च किया जा रहा है और इसका गोल जुपिटर के 3 मून्स गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा को एक्सप्लोर करना है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जेक्सा इस साल अपना स्मार्ट लूनार लैंडर मून पर भेजने वाला है। अब देखो दोस्तों, ये सिर्फ चांद पर लैंड ही नहीं करने वाला, बल्कि जापान ने इस स्मार्ट लैंडर को ह्यूमैनिटी की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया है। हम कई सालों से चांद पर लैंडर्स भेज रहे हैं, लेकिन हमारे काफी सारे मिशंस इम्प्रॉपर लैंडिंग के कारण क्रैश हो जाते हैं और हमारा मिशन फेल हो जाता है। अब चंद्रयान 2 के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। जापान का ये स्मार्ट लैंडर रिसर्च और डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मून पर लैंडिंग करने की सबसे एक्यूरेट टेक्निक को फाइंड करने की कोशिश करेगा। यानी कि इस लैंडर के लैंड होने के बाद हमारे पास वो टेक्निक होगी जिससे कि हम बिना किसी क्रैश के या फिर कहें कि बहुत ही कम चांसेस क्रैश के हम मून पर सेफली लैंड कर पाएंगे। दोस्तों, इलोन मस्क का स्टारशिप प्रोजेक्ट एक ऐसा रॉकेट होने वाला है जो कि पृथ्वी की लो ऑर्बिट तक 100 टन्स का सामान ले जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। पर यार, ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा ये कोई नहीं जानता। वैसे देखो, स्टारशिप का जो लुक है ना वो काफी एक्साइटिंग लगता है कि नहीं, लेकिन इस लिस्ट का सेकंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट होगा स्पेसएक्स का फाल्कन हेवी रॉकेट। वैसे इसका लॉन्च जनवरी में ही होने वाला है और ये यूएसए की USSF 667 सैटेलाइट को पृथ्वी के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाने वाली है। 19 फरवरी 2023 को स्पेसएक्स अपना क्रू 6 मिशन भी लॉन्च करने वाला है। इसके अंडर 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाना है। अब इनमें एक रशियन एस्ट्रोनॉट और एक UAE का एस्ट्रोनॉट भी शामिल होगा। अब लास्ट में बात करें हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की, तो यार इस साल हम भी कई कमाल के मिशंस लॉन्च करने वाले हैं। आदित्य L1 जो कि सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए भारत का पहला मिशन होने वाला है, उसके लिए मार्च 2023 की डेट रखी गई है। यानी कि इंडिया का अपना पार्कर सोलर प्रोब जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अब चंद्रयान 2 के पार्शियल फेलियर के बाद जून 2023 में इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करके एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी स्पेस पावर को दिखाने के लिए तैयार है। अब साल 2024 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन के भी कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस साल होने वाले हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप इसरो के फ्यूचर
स्पेशल मिशंस के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपके कमेंट ज्यादा हो तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।